Assalamualaikum students, how are you? This is Ali Zain from University of Education, Loyal Campus, Lahore, and I'm here to teach you the subject Research Methods in Fine Arts. Today is the 18th lecture of this subject, and our topic is Survey in Research Methodology, and we are going to study the third part of this topic. And before that, we have discussed the importance of survey and the process of designing a survey and the main points to take into account before designing a survey. So today we are going to study what is sample and sample determination in survey. मीन्स पे सर्वे जो कंडक्ट किया जाता है वो किस पॉपुलेशन पे किया जाता है या किस जियोग्राफिकल एरिया के लोगों के ऊपर किया जाता है तो उसको हम सैंपल कहते हैं। तो जो हमारा सर्वे के लिए सैंपल है वो क्या है और उसकी डिटरमाइन उसको कैसे किया जाता है या उसकी सर्वे के अंदर रिपोर्टर्स क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने सैंपल के हवाले से आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो सर्वे में सैंपल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपका सर्वे सैंपल ठीक होगा तो आपके सर्वे के रिजल्ट्स ठीक आएंगे, अदरवाइज आपको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स के हवाले से मसलों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे है कि फर्स्ट अ सैंपल आल्सो रेफर्ड टू एज द ऑडियंस इज नीडेड which should consist of a series of survey respondents data with required demographic characteristics। मीन्स के जो आपने सर्वे करना है उसके लिए आपको एक रिस्पोंडेंट्स की ज़रूरत है जिनकी एक खास डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, this audience can relevantly answer your survey questions and provide the best insights। ये जो सैंपल होता है या जो ऑडियंस है आपकी, उसका मेन मकसद क्या है कि वो आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आपके क्वेश्चंस का आंसर करे। बेटर द क्वालिटी ऑफ योर ऑडियंस बेटर विल बी द योर रिस्पांस क्वालिटी एंड इनसाइट्स। जितनी अच्छे आप जो है वो ऑडियंस सिलेक्ट करेंगे और जितना अच्छे तरीके से वो आपके क्वेश्चंस पे रिस्पॉन्ड करेंगे उतना ही आपका जो है वो क्वालिटी रिजल्ट्स की जो होगी वो इम्प्रूव होगी। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सर्वे सैंपल आर के ये वो चीज़ें हैं जो कि जो सर्वे के लिए आपने सैंपल चूज किया है पॉपुलेशन का, उसके अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए। नंबर एक ये है डिटरमाइनिंग सैंपल साइज कि सबसे पहले आपका सैंपल साइज जो है वो डिटरमाइन होना चाहिए कि कितने लोगों का आप सर्वे कंडक्ट करना चाह रहे हैं। एक फर्ज करेंगे आबादी है 5 लाख लोगों की, तो उसमें से आपने अगर 50 लोगों का सर्वे करना है तो क्या ये काफ़ी होगा? क्या आपका 50 लोगों का जो ये सैंपल साइज है क्या ये काफ़ी होगा? तो ये चीज़ जो होती है वो सैंपल साइज कहलाती है। Once you have determined your sample size, your sample, the total number of individuals in that particular sample is the sample size। इसके 5 लाख लोगों की आबादी में से अगर आपने 50 लोग सर्वे के लिए चूज किए हैं तो वो 50 लोग आपका सैंपल साइज कहलाएंगे। Selecting a sample size depends on the end of objective of your research study। कि आपको ये देखना है कि आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर तो वो ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आसान और इजी है तो सैंपल साइज छोटा भी हो तो काम चल जाता है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत डिटेल्ड है और उसके उस टॉपिक से रिलेटेड आपको काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको जो है वो सैंपल साइज बड़ा करना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों का सर्वे करना पड़ेगा। ठीक है, it should consist of a series of survey respondents data with required demographic characteristics who can relevantly answer your survey questions and provide the best insights। ठीक है, ये इसके अंदर उस तरह के रिस्पोंडेंट्स होने चाहिए जो कि आपके क्वेश्चन से का सही आंसर करें ताकि आपको आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से हासिल हो सके। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है सर्वे सैंपल की वो होता है टाइप ऑफ सैम्पलिंग।
सैंपल की जो है वो टाइप्स को भी अपने ध्यान में रखना चाहिए और वो किस तरह की होती हैं. देयर आर टू एसेंशियल टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये होता है कि आप ऑडियंस को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये होता है कि आप पूरी पॉपुलेशन में से चंद खास लोगों को अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की मजीद एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ सैम्पलिंग मेथड वेयर द रिस्पोंडेंट इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी साइज. के जो सर्वे सैंपल है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक तो ये थी कि आपने साइज डिफाइन करना है उसका. अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आपने उस में से ऑडियंस को सिलेक्ट कैसे करना है. तो उस ऑडियंस को सिलेक्ट करने के दो मेथड हैं. एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है कि उसमें है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज सैम्पलिंग मेथड वेयर द रिस्पोंडेंट इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. के प्रोबेबिलिटी को आप उर्दू में तुक्का भी बोल सकते हैं कि तुक्के की बेस पे आप 50 लाख की आबादी में या 5 लाख की आबादी में से 50 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो वो आपने रैंडमली सिलेक्ट करने हैं तुक्के की बेस पे. तो इसलिए इसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं. The major characteristic of this method is that each individual in a population has an equal chance of being selected. मीन्स के जब आपने सबको तुक्के की बेस पे सिलेक्ट करना है तो इसका मतलब है कि 5 लाख लोगों की आबादी में से हर बंदा के सिलेक्शन के चांसेस बराबर होते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई भी बंदा पार्टिसिपेंट बन सकता है. ऑल रिस्पोंडेंट्स आर सिलेक्टेड रैंडमली विदाउट जजिंग एनी इंडिविजुअल. पर इसके अंदर जो है वो अपने तमाम रिस्पोंडेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट करना होता है, और जो भी सिलेक्ट हो जाए बस उसको आपने किसी भी और चीज़ को बगैर देखे सिलेक्ट कर लेना है. ये नहीं देखना होता कि कोई जो है वो एजुकेटेड है, कोई एजुकेटेड नहीं है. ना आपने ये देखना होता है कि कोई जो है वो मेल है या फीमेल है. ना आपने ये देखना होता है कि कोई एजड है या नॉन एजड है, सॉरी एजड है या यंग है. और ना आपने ये देखना होता है कि कोई शॉर्ट है या टॉल है या कोई मोटा है या पतला है. बस अपने लोगों को रेंडमली सिलेक्ट कर लेना होता है. अब हम आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ सैम्पलिंग मेथड वेयर द रिसर्चर सिलेक्ट्स अ सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट्स प्योरली बेस्ड ऑन देयर डायरेक्ट डिस्क्रिशन और गट. मीन्स कि जहाँ पे रिसर्चर जो होगा वो अपनी मर्जी के मुताबिक लेके जाएगा आपके सैंपल को, और उसके मुताबिक आपकी मर्जी के मुताबिक जो है वो पॉपुलेशन को चूज करेगा. रिसर्चर जो होगा वो ये नहीं करेगा कि रैंडमली लोगों को सिलेक्ट किया. फर्ज करें कि 5 लाख की आबादी में से रिसर्चर को चाहिए कि सिर्फ अ, अ, जो शॉर्ट हाइटेड लोग हैं वो उसकी जो है वो सैंपल होंगे, तो वो पूरे पॉपुलेशन में से देखेगा कि शॉर्ट हाइटेड लोग जो हैं वो कौन है, तो उनको वो चूज करेगा. तो ये फिर रैंडम सिलेक्शन नहीं होती, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन कहलाएगी. There is no predefined selection method, just individuals are selected by checking specific parameters. मीन्स कि इसका कोई प्रीडिफाइंड मेथड नहीं है. इंडिविजुअल्स जो हैं वो चंद पैरामीटर्स को देखकर फिर चूज किए जाते हैं, और ये इस तरह हो सकता है कि जिस तरह पैरामीटर रिसर्चर ने डिफाइन किए कि सिर्फ फर्ज करें कि सिर्फ मेल्स चूज करने हैं, एक पैरामीटर हो गया. सिर्फ शॉर्ट हाइटेड मेल्स चूज करने हैं, दूसरा पैरामीटर हो गया. सिर्फ नॉन एजुकेटेड मेल्स यूज करने हैं, तीसरा पैरामीटर हो गया. तो जब ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगती जाएंगी तो आपका जो होगा वो सैम्पलिंग का जो मेथड है वो अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कहलाएगा. ठीक है. It does not give chance to all members of the population to become the part of survey. तो जब रिसर्चर की अपनी चॉइस आ जाती है कि उसने किस तरह के पार्टिसिपेंट्स को चूज करना है, तो फिर तमाम पॉपुलेशन के जो लोग थे उनके चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो होंगे वो कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे. सैंपल क्लासिफिकेशन को पढ़ लेते हैं कि जो सैंपल है उसके अंदर आपने सैंपल के दो जो है वो मेथड देख लिए सैंपल सेलेक्ट करने के. एक तो सैंपल साइज डिफाइन करना, और दूसरा जो है वो सैंपल की सिलेक्शन किस बेस पे की जाएगी.
अब जो है वो सैंपल की कैटेगरीज होती हैं या ऑडियंस जो होती हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वो क्या है? टू आइडेंटिफाई अ सैंपल इन योर सर्वे देयर आर many factors to consider of your sample. The first four classification you need to focus on are कि आप अपनी आबादी को या पॉपुलेशन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक है जेंडर बेस, एक है एज बेस, एक है इनकम बेस और एक है एजुकेशन बेस। कि इन ये 4 मेन पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे आप किसी भी ऑडियंस को डिवाइड करते हो। You also need to consider the geographic location. Only take samples from the immediate geographical areas. और जो पांचवा पैरामीटर है वो जियोग्राफिकल लोकेशन भी हो सकता है कि शहर के लोग हैं या गांव के लोग हैं या इस्लामिक कंट्री के लोग हैं या क्रिश्चियन कंट्री के लोग हैं या ठंडे इलाके के लोग हैं या गर्म इलाके के लोग हैं। तो इस बेस पे भी आप अपने सैंपल को डिवाइड करते हो। ठीक है। और इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वे सैम्पलिंग क्या है? The science of survey sampling has greatly transformed the way we view and issues facing society. कि जो आपने सर्वे सैम्पलिंग की साइंस है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है कि उस तौर से कि जब हम पूरी सोसाइटी को किस बेस पे देखते हैं और वो किन इश्यूज का सामना कर रहे हैं, तो उनको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए सर्वे सैम्पलिंग की जाती है। और ये एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक है कि इससे आप पूरी पॉपुलेशन की जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हो थोड़े से लोगों से क्वेश्चन करने के बाद। In the late 19th century, the only acceptable method of gaining knowledge about a population was through a census, which surveys every member of a population. इनके जो 19th सेंचुरी थी वहां तक ये एक यही मेथड था कि आपने अगर पूरी पॉपुलेशन के बारे में कुछ जानना है तो उसमें पूरा कोई सेंसस वगैरह करवाया जाता था या पूरी पॉपुलेशन का सेंसस कहलाता था, जो कि काफी ज्यादा लंबा और टाइम टेकिंग काम था। Just over 100 years later, and the development of statistics has to lead cheaper and faster ways like survey sampling. तो बाद में जो है वो जैसे जैसे स्टैटिस्टिक्स की जो स्टडीज हैं वो डेवलप होती गई और स्टैटिस्टिक के शोबे में तरक्की आई, तो सर्वे सैम्पलिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई। और आपने 5 करोड़ की आबादी का भी सर्वे करना है तो आप चंद लोगों का सर्वे करके पूरे 5 करोड़ की आबादी के बारे में अपना अंदाजा लगा सकते हो कि पूरी जो पॉपुलेशन है उनको किन इश्यूज का सामना है या पूरी जो पॉपुलेशन है उनका किसी खास चीज के बारे में फीडबैक क्या है। यहाँ पे के एडवांटेजेस हैं सैम्पलिंग के। एडवांटेजेस क्या होते हैं? मीन्स चंद लोगों से सर्वे कंडक्ट करके इंफॉर्मेशन हासिल करना, उसके एडवांटेजेस ये हैं कि इट इज एन इफेक्टिव टूल फॉर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ पीपल। इसके जो बहुत सारे लोग होंगे उनसे आपने जो डेटा कलेक्ट करना है उसका ये बेस्ट मेथड है। It is versatile and can provide a deeper understanding of just about an issue. It can be both time and cost efficient. It is sometimes the only available tool for obtaining data from a large population. ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन से डेटा हासिल करने का ये बात वाहिद तरीका होता है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि आपको पूरी पॉपुलेशन के बारे में किसी राय को कायम कर सकें। और सॉरी यहाँ पे ये डिसएडवांटेजेस हैं। Disadvantages of uh, sampling. Response rates can be very low, especially for the mail surveys. ठीक है, जो आप मेल के थ्रू सर्वेस कंडक्ट करते हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्स रेट बहुत कम हो सकता है। मिसलीडिंग और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस कैन टेंट रिजल्ट्स। हो सकता है कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज बैरियर्स कैन आल्सो पोज इश्यूज विद रिस्पॉन्सेस। Personal interviews can be expensive if the sample is spread across a wide area. इसके हो सकता है कि एक इलाके के लोग हम वो उस लैंग्वेज को समझते ही ना हो, तो वो भी एक मसला हो सकता है। और इतने बड़े इलाके में चंद लोगों का इंटरव्यू करना
दूर दूर उसके लिए शायद ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, तो ये भी एक मसला है। तो इस तरह डिसएडवांटेजेस भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं। तो ये हमारा सर्वे सैंपल के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी या जो चीज़ें थी वो हमने क्लियर कर ली हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।